इंडिया की विमेंस क्रिकेट टीम जो कि गई है इंग्लैंड के दौरे पर और खेल रही है फिलहाल 5 टी20 मैच की सीरीज, जिसके पहले वाले टी20 मैच में वन साइडेड 97 रन से जीता और उसके बाद सेकंड टी20 मैच में 24 रन से हराने के बाद इंग्लैंड की टीम को यहां पर इंडियन टीम चाहेगी कि आज के इस तीसरे टी20 मैच के अंदर, जो कि कैरिंगटन और लंदन के मैदान पर खेला जाएगा 4 जुलाई को रात को 11:05 पर भारत के समय के हिसाब से, लेकिन वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम के 6:35 पर एक डे नाइट टी20 मैच जो कि खेला जाएगा। उस मैच को यहां पर जीतने की कोशिश यहां पर करके सीरीज को लॉक करने की कोशिश जब यहां पर इंडियन टीम करेगी तो क्या वो पॉसिबल हो सकता है या नहीं, उसको तो समझेंगे। बाकी दोनों टीमों की तरफ से क्या डिफरेंशियल ऑप्शंस हमारी टीम में आ सकते हैं दोनों मैचेस के बाद भी, जहां से कई सारे प्लेयर काफी हद तक पक्के हो चुके हैं लोगों की फैंटेसी की टीम में, लेकिन फिर भी आंकड़ों को देखते हुए, पिच को समझते हुए, जहां पर इस मैदान पर जहां पर यह आज का मैच खेला जाएगा, पिछले 4 टी20 मैचेस जो विमेंस के इस सीजन के अंदर यानी कि 2025 के अंदर खेले गए हैं, वहां पर हमने क्या देखा है कि 3 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है, एक बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। स्पिन को 22 तो पेस को 26 विकेटें मिली हैं, जिसमें एक और कॉमन चीज देखने को मिलती है कि स्पिनर्स थोड़ा सा हल्के तौर पर ही सही, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर गेम में बढ़ चढ़ करके आते हैं। पेसर्स पूरे गेम के दौरान यहां पर बने रहते हैं, विकेटें इनको मिलती हैं। खास करके विमेंस मैचेस में अगर ऐसा हो तो वो समझ में आता है कि इस विकेट पर, जो कि निश्चित तौर पर पेसर्स को भी हेल्प देती है और साथ ही साथ पुरानी गेंद पर स्पिनर्स को भी हेल्प देती है। बाकी स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देखें तो आपको साफ समझ में आएगा कि इस मैच में 213 रन के जवाब में 181 रन बने, यानी कि बैटिंग के लिए अच्छी पिच रही होगी, जहां पर पावर प्ले के पहले 6 ओवर में दोनों इनिंग्स के दौरान जम करके रन बने। बाकी इस मैच में देखें तो 141 का स्कोर बना, पावर प्ले में 29 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई, लेकिन उसको चेज करते हुए सरे की टीम ने 143 रन बना करके 1 विकेट पर वन साइडेड 9 विकेट से मैच को जीता। लेकिन उसके बाद के 2 और मैचेस देखे तो 169 का स्कोर डिफेंड हो गया, फिर 171 का स्कोर काफी कन्विंसिंगली डिफेंड हुआ। लेकिन बाकी एक और चीज अगर आप देखें तो जो भी टीम यहां पर हारी है उसके पावर प्ले की कंडीशन खराब देखने को मिली है, जिसमें यहां पर देखिए 32 पर 3 विकेट गिर गया, 29 पर 3 विकेट गिर गया, यहां पर 29 पर 3 विकेट गिरा, यहां पर 64 पर 2 विकेट गिरा। मतलब साफ बात है कि ये जो एक लाइव पिच होती है, जहां पर बैटिंग के लिए भी मदद है, बॉलर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैलेंस पिच, जहां पर अगर किसी टीम का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है तो उस टीम के लिए उस मैच को जीतना इस मैदान पर खास करके मुश्किल हो सकता है। बाकी ये जो आंकड़े हैं 3 और 1 का, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड नहीं करती, क्योंकि पिछले दोनों मैच में हमने क्या देखा कि इंग्लिश टीम ने कंडीशंस का फायदा उठाने के चक्कर में टॉस जीता, इंडियन टीम को पहले बैटिंग करा दी, लेकिन दोनों मैच में इंग्लिश टीम हारी बुरी तरह से। बाकी ये जो पिच है वो भी कुछ उसी तरीके से रहेगी जो कि इंग्लैंड में हमको देखने को मिलती है इस सीजन में, कि इस डे नाइट टी20 मैच में निश्चित तौर पर जहां पर आसमान में बादल हल्के फुल्के तो बने रहेंगे, लेकिन धूप पहली इनिंग के दौरान निकली होगी, तो जो भी टीम यहां पर बैटिंग करने या बॉलिंग करने पहली इनिंग के अंदर उतरेगी, जैसा मैंने आपको बताया कि ये देखना जरूरी है कि दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, आज के मैच में क्या कर सकता है, उसकी बेसिस पर चीजें तय होंगी। बाकी जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है रन बनाने थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होते हैं, लेकिन ओवरऑल टीम पिच जो है वो काफी स्पोर्टिंग है, जहां पर बैटिंग के लिए काफी अच्छे चांसेस बनते हैं। तो जैसी भी पिच होगी उसकी पिक्चर और साथ ही साथ जैसा वेदर होगा उसका अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर करूंगा टॉस के बाद, और उसकी बेसिस पर जो फाइनल टीम बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जो लिंक है इन दोनों चैनलों का ज्वाइन करने वाला, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए लिंक को क्लिक करके और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए और देखिए ये जो प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर आपको दिखाई पड़ रही है इंग्लिश टीम की, जो पिछले दोनों मैचेस में बेसिकली रही भी है, जिसमें अगर आप देखें तो डैनी वैट और सोफिया डंकली ओपन करते हैं, नेटली सिल्वर नंबर 3 पर हैं, टेमी बेमोंट है, एमी जोन्स है, एलिस कैप्स है, एमिली अर्लॉट हैं। बाकी बॉलर्स इनकी हैं और बॉलर्स जो जिसमें एलिस कैप्सी जो कि चार्ली डिन के नहीं खेलने की वजह से थोड़ा बहुत इनको ट्राई किया जा रहा है, लेकिन बॉलिंग में कुछ खास कमाल कर नहीं पा रही हैं, लेकिन चार्ली डिन अगर खेलती तो मामला थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बाकी चाहे लॉरेन फाइलर हो, लॉरेन बेल हो, एमिली अर्लॉट हो या सोफिया क्लिस्टन हो, ये चारों जो इनकी बॉलर्स हैं, जिसमें एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, बाकी अगर बात करें पेसर्स हैं, पूरे 4-4 ओवर की बॉलिंग पिछले दोनों मैच में करते दिखाई पड़ी है। बाकी किस किस उस इनिंग के ओवर में बॉलिंग करते दिखाई पड़ी है वो भी चीज आप देख सकते हैं। और लिंडसे स्मिथ ने भी पिछले मैच में 3 और पहले मैच में भी 3 ओवर की बॉलिंग करी थी, इससे ये समझ में आता है कि किस बॉलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस इस टीम के अंदर होती है। बाकी करियर इंटरनेशनल टी20 के अंदर कैसा रहा था इस सीजन के शुरू, इस सीरीज के शुरू होने के पहले, वो भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें आपको टी20 करियर का एक्सपीरियंस पता चलेगा, जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। इसमें आप ये एक चीज देख सकते हैं कि जो भी बैटर का बैटिंग एवरेज है वो इनिंग की बेसिस पर किस इनिंग में कैसा रहा है पूरे करियर के दौरान, और बॉलर्स की जो बॉलिंग के आंकड़े हैं उसमें स्ट्राइक रेट क्या रहा है दोनों इनिंग्स के दौरान। जैसे फॉर एग्जांपल लिंडसे स्मिथ को ही ले लीजिए, 19 में जो 22 विकेट इस सीरीज के पहले ये ले चुकी
थी, पहली इनिंग के दौरान हर 24वीं गेंद पर इनको विकेट मिला है और लेकिन सेकंड इनिंग की बॉलिंग के दौरान हर 15वीं गेंद पर विकेट मिल गया है। पता चलता है कि सेकंड इनिंग में ज्यादा बेटर चांसेस इनके बनते हैं विकेट निकालने के। सिमिलर चीज आप लॉरेन बेल का भी देखेंगे, लेकिन लॉरेन बेल जो कि एक पेसर है, पावर प्ले, डेथ ओवर दोनों जगह पर बॉल करती हैं, तो उनकी जरूरत आपको दोनों इनिंग्स के दौरान पड़ेगी। बाकी रीसेंट फॉर्म को अगर आप देखने आए, जिसमें इस सीरीज के भी खेले गए 2 मैचेस की परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी, तो डैनी वैट अभी तक के दोनों मैचेस में सुपर फ्लॉप साबित हुए हैं। 1 और 0 रन के 2 पारी है, और इवन सोफी डंकली भी दोनों के दोनों मैचेस में दोनों की दोनों ओपनर्स इनके फ्लॉप साबित हुई हैं, जिसमें नेटली सीवर ने पहले मैच में 66 बनाए, लेकिन दूसरे मैच में फ्लॉप हो गई। इसके बाद टैमी बिमॉन्ट की बात करें तो पहले मैच में नहीं चली, दूसरे मैच में 54 की पारी खेल गई। एमी जोन्स जो पहले मैच में नहीं चली, वो पिछले मैच में 32 रन की पारी खेल गई, यानी कि साफ साफ एक प्रॉपर इनकंसिस्टेंसी दिखाई पड़ी पूरी परफॉर्मेंस में। बाकी एलिस कैप्सी तो दोनों मैच में फ्लॉप साबित हुई हैं। बाकी एमिली अर्लॉट ने जरूर एक अच्छी और यूजफुल परफॉर्मेंस दे रखी है, जिसमें दोनों मैच में 12-12 रन की पारियां भी हैं, एक एक विकेट भी है। और उसी में देखें सोफी क्लिस्टन तो पहले मैच में 1 विकेट, दूसरे मैच में विकेट, लेकिन 35 रन की पारी खेल गई। और बाकी लॉरेन फाइलर को 2 मैच में 1 ही विकेट मिला है। लिंडसे स्मिथ को दोनों मैच में कोई विकेट नहीं मिला है। लॉरेन बेल ने दोनों ही मैच में शानदार बॉलिंग करके 5 विकेट निकाली है। तो अभी तक के इस सीरीज की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप ये चीज कह सकते हैं कि ये इनकी 3 बॉलर हो गई, जिसमें निश्चित तौर पर टैमी बिमॉन्ट और नेटली सीवर 2 बैटर ग्रुप में ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ी हैं। उसी में एक छठा ऑप्शन एमी जोन्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी आप चीज कह सकते हैं कि इनका जो टॉप 4 है ना, वो काफी इनकंसिस्टेंट भी है, और परफॉर्मर तो दोनों जो ओपनर्स हैं वो बिल्कुल भी साबित हुई नहीं है पूरे सीरीज के दौरान। लेकिन बॉलिंग फिर भी ठीक ठाक रही है, जिसमें प्रॉपर 2 से 3 बॉलर हैं जो कि आपके टीम में आ सकते हैं। लेकिन उसी के बाद हेड टू हेड के भी स्टैट्स देख लीजिए कि इंडिया के खिलाफ ओवरऑल टी20 करियर कैसा रहा है इन लोगों का। उसमें डैनी वैट के 24 टी20 मैचेस में 619 रन, 27 के एवरेज, 5 विकेट हैं। इंडियन टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन इस सीरीज में नहीं चली है। उसमें सोफिया डंकली के आंकड़े देखेंगे तो बहुत ही खराब हैं, लेकिन नेटली सीवर के आंकड़े तो किसी भी टीम के खिलाफ आपको खराब दिखाई नहीं पड़ेंगे। इवन टैमी बिमॉन्ट के भी 24 का बैटिंग एवरेज है, 21 का एमी जोन्स का भी है। एलिस कैप्सी के नंबर्स तो बहुत ही पुअर है इंडिया के खिलाफ, लेकिन उसी में एमिली अर्लॉट ने इसी सीरीज में जो 2 मैच में 24 रन बनाए, 2 विकेट ली, वही परफॉर्मेंस है। लेकिन सोफी क्लिस्टन के 9 मैच में 21 रन, 1 विकेट हैं। और उसी में देखेंगे तो लॉरेन बेल के 7 मैच में 8 विकेट, लिंडसे स्मिथ के 5 मैच में 5 विकेट, लेकिन इस सीरीज के दोनों मैच में विकेटलेस गई हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, और ये सेकंड इनिंग की बॉलिंग के लिए ही जरूरत इनकी पड़ेगी मेरे हिसाब से, जिनको आप ट्राई कर पाएंगे। बाकी लॉरेन फाइलर के 2 मैच में 1 ही विकेट है। चार्ली डीन एक ऐसा नाम है जो अगर प्लेइंग इलेवन में खेलेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी टीम में आएंगी। उसका रीजन क्या है वो भी आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ओवरऑल कंडीशन अभी बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही इंग्लिश टीम की। लेकिन उसी में अगर आप वेन्यू का भी आंकड़ा जोड़ दें तो यहाँ पर एक तगड़ी डिफरेंशियल ऑप्शन निकल कर क्या रही है, जो इंडिया के खिलाफ भी ओवरऑल ठीक ठाक खेलती है, वो है डैनी वैट। डिपेंड करेगा किस इनिंग की बैटिंग होगी, कंडीशन कैसी होगी, लेकिन इनके नंबर्स इस मैदान पर कमाल के हैं। 5,298 रन, 76 का हाईएस्ट स्कोर। तो किसी को टॉप ऑर्डर से अगर आप ट्राई करना चाहें तो डैनी वैट एक अच्छा नाम होंगे। हालांकि यहाँ पर सोफिया डंकली नहीं चली हैं, इवन नेटली सीवर भी इस मैदान पर 2 मैच पर केवल 40 रन, लेकिन इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। हालांकि ये बॉलिंग नहीं कर रही हैं, तो एक ऑप्शन आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनको कप्तान बनाए या ना बनाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये चीज आपको मैं क्लियर कट कहूंगा कि एज ए प्लेयर आप इनको ड्रॉप मत करिएगा। बाकी टैमी बिमॉन्ट इस मैदान पर टी20 मैच खेली नहीं है, एमी जोन्स के एक मैच केवल 3 रन है। एलिस कैप्सी की भी नंबर्स बहुत ही पुअर है, लेकिन सोफी क्लिस्टन कहीं पर भी खेलें आपकी टीम में आनी ही चाहिए। और साथ ही साथ लॉरेन बेल नंबर्स जरूर इनके बहुत ही खराब है, 2 मैच में केवल 1 विकेट है, लेकिन आप इनको भी ड्रॉप कर नहीं सकते। तो ये 4 प्लेयर तो हमारी कंफर्म है, जिनके बारे में आपको यहाँ पर मैं क्लियर कट चीजें बता रहा हूँ। बाकी जिस तरीके की बॉलिंग अभी तक एमिली अर्लॉट ने करी है, जो इनकी इंपॉर्टेंस है 4 ओवर वाली, और साथ ही साथ बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेती हैं, तो ये 5 प्लेयर कुल मिला जुला कर हमारी टीम में सीधे आएंगी। जिसमें एक डिफरेंशियल है टैमी बिमॉन्ट, दूसरा डिफरेंशियल है एमी जोन्स, जिनको आप रोटेट कर सकते हैं अपनी अलग अलग टीमों में और शामिल कर सकते हैं निश्चित तौर पर। जिसमें एमी जोन्स निश्चित तौर पर ज्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स आपको वो देती हैं। तो वो चीज आप समझ करके रखिएगा। बाकी प्लेयर बैटल भी देख लीजिए कि डैनी वैट राधा यादव पर 2 बार आउट हुई जरूर है, लेकिन 61 रन बना करके तो अच्छा खेली है। लेकिन इस सीरीज के दौरान डैनी वैट ने दोनों मैचेस में विकेट दी हैं अपनी दीप्ति शर्मा को। टोटल 97 गेंद पर 131 रन बना करके 5 बार आउट हुई हैं, और इस सीरीज के दोनों मैच में दीप्ति शर्मा ने इनको निपटाया है। बाकी अरुंधति रेड्डी पर, स्नेह राणा पर और ऑफ स्पिन पर थोड़ा यह फंसती भी है, स्नेह राणा पर भी 3 बार आउट हो चुकी हैं। बाकी सोफिया डंकली दीप्ति शर्मा पर 2 बार आउट हुई है, अमनजोत कौर पर 1 बार, पिछले वाले मैच अमनजोत कौर ने इनको आउट किया था सोफिया डंकली को। बाकी टैमी बिमॉन्ट की बात करें तो ये भी राधा यादव पर फंसी है, दीप्ति शर्मा पर 5 बार आउट हो चुकी हैं, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी इनकी कमजोरी रही है। दीप्ति ने पिछले मैच भी आउट किया था। बाकी नेटली सीवर, इनके नंबर्स भी आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि ओवरऑल किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ दिक्कत इनको नहीं है, लेकिन इनको श्री चरनी ने काफी परेशान किया था पहले वाले मैच में, दूसरे वाले मैच में अमनजोत कौर ने, और उसके बाद अगर आप देखें तो एमी जोन्स हैं, और साथ ही साथ वहां पर आपको दिखाई पड़ेंगे एलिस कैप्सी, इनके भी आंकड़े। तो सब कुछ आपको यही देख करके समझ में आएगा कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग या स्पेसिफिकली राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग वो परेशान करती है इन बैटर्स को। तो निश्चित तौर पर
बॉलर्स जो इंडियन टीम के अंदर हैं ऐसी, वो तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जो पूरे 4 ओवर कर रहा हो। तो ऐसा बॉलर है कौन जिसमें बैटिंग ऑर्डर प्लेइंग 11 तो आपके सामने है ही, जो प्रोबेबल खेल सकता है। उसमें अरुंधति रेड्डी ने पिछले दोनों मैच में, एक मैच में 3, एक मैच में 2 ओवर किए। दीप्ति शर्मा पूरे लगभग आपको 4 ओवर करके देंगे ही, जिसमें 2 ओवर तो पावर प्ले में ही आ जाते हैं। इसके बाद श्री चरनी भी पूरे 4-4 ओवर कंपेयर कर रही हैं, जिसमें राधा यादव ने पहले मैच में 2 ही किया था, लेकिन दूसरे मैच में 4 ओवर कर दिया। क्योंकि स्नेह राणा देखेंगे तो 2-2 ओवर ही कर रही हैं। मनजोत कौर ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। तो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंस जो है वो दीप्ति शर्मा की, श्री चरनी की, अमनजोत कौर की और राधा यादव की, यही 4 बॉलिंग ऑप्शन सबसे बेस्ट दिखाई पड़ते हैं, जिसमें निश्चित तौर पर एक लेफ्ट आर्म, 2 तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो गई, और एक राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलर और एक मीडियम पेसर, जो बैटिंग में अच्छी खासी कर लेती हैं। और अगर आप देखें टी20 का करियर, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें श्री चरनी ने इसी सीरीज में डेब्यू किया है, 2 मुकाबले खेले हैं। और इस सीरीज की जो परफॉर्मेंस है, अगर आप उसको देखने के लिए आए, इंडियन टीम की तरफ से स्मृति मंधाना ने पहले मैच में सेंचुरी लगाई, लेकिन दूसरे मैच में फ्लॉप हो गई, केवल 13 रन बना करके आउट हो गए। हालांकि स्टार्ट अच्छा किया था इन्होंने। इसके साथ साथ शेफाली वर्मा वो लगातार वही काम कर रही है जो इनसे एक्सपेक्टेड होता है, लगातार विकेट फेंक करके आ रही हैं। लेकिन उसी में जेमामा रोड्रिग्स ने पहले मैच में फ्लॉप होने के बाद, पिछले वाले मैच में तो बेसिकली अगर आप कहें ना, तो इन्हीं के दम पर टीम ने वो स्कोर खड़ा किया, ना सिर्फ इनके दम पर बल्कि अमनजोत कौर के भी दम पर, जो क्योंकि 31 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई थी। जेमामा भी वहां पर, हरमनप्रीत कौर भी आउट हो चुकी थी, शेफाली भी और स्मृति भी, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने कमाल की पारियां खेल करके 63 रनों की इस टीम को उस स्कोर तक पहुंचाया, जिसमें ऋचा घोष के भी ताबड़तोड़ 32 नाबाद की पारी थी कि उस मैच को उसके बाद फिर इंडियन टीम ने 24 रन से डिफेंड करके जीता। बाकी दीप्ति शर्मा ने अभी तक के 2 मैच में बढ़िया बॉलिंग करी है, 3 विकेटें लेकर के। स्नेह राणा को उतनी बॉलिंग मिली नहीं है, तो उतना यूजफुल दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन राधा यादव ने 2 ही विकेटें ली है 2 मैच में, लेकिन इंपॉर्टेंट इक्वली रहेंगे। अरुंधति रेड्डी को 1 ही विकेट मिला है, श्री चरनी ने 6 विकेटें निकाली हैं। तो ओवरऑल अगर आप पूरा कंपेयर करें तो 6 प्लेयर तो आपको सीधे टीम में आती ही आती हैं, जिसमें हरलीन देओल पहला मैच खेली थी, 43 रन की अच्छी पारी खेलने के बावजूद दूसरे मैच इनको बाहर बिठाया गया, क्योंकि हरमनप्रीत कौर वापस आ गई। तो देखना पड़ेगा कि इनको मौका मिल पाता है या नहीं, जिसके चांसेस मुझे तो कम दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि मैं तो चाहूंगा कि हरलीन को खिला लिया जाए शेफाली की जगह पर, वो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में रिसेंट टाइम में अगर आप देखें तो पहले मैच तो 43 रन बनाए, उसके पहले एक प्रैक्टिस मैच में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, जो 50 ओवर का प्रैक्टिस मैच खेला गया था यहीं पर इंग्लैंड के अंदर ही, और उसके पहले भी देखेंगे तो जबरदस्त फॉर्म में रही थी, WPL में बहुत अच्छा इनका गया था। तो ओवरऑल इन फॉर्म प्लेयर को लेकर के जाइए, ओपन कर भी लेती हैं, तो मेरे हिसाब से स्मृति मंधाना के साथ इनको ओपन कराना चाहिए। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या कराया जाता है। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े आपके सामने कि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैचेस में स्मृति मंधाना के आंकड़े तो आपको एज एक्सपेक्टेड हर टीम के खिलाफ शानदार दिखाई पड़ते ही हैं। हालांकि शेफाली कभी नहीं चली है, जेमाइमा के भी नंबर्स थोड़े से पुअर है, लेकिन पिछले मैच शानदार पारी खेल गई हैं। हरमनप्रीत कौर के आंकड़े भी काफी ठीक ठाक है, 22 का ही एवरेज है, लेकिन अमनजोत कौर के 3 मैच 79 रन है, 63 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है, 3 विकेटें भी हैं। बाकी ऋचा घोष एक ऐसी प्लेयर है जिनको आप ड्रॉप कर नहीं सकते, नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स और साथ ही साथ बल्ले से भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो ये ज्यादा सेफ होती हैं ऋचा घोष कंपेयर अगर आप करें हरमनप्रीत कौर से या शेफाली वर्मा से। दीप्ति शर्मा को तो आप मिस कर नहीं सकते। इसके साथ साथ स्नेह राणा उतनी इंपॉर्टेंस इनकी है नहीं, चूंकि राधा यादव भी टीम के अंदर है, श्री चरनी भी टीम के अंदर है, दीप्ति भी टीम के अंदर है ना, तो 12 ओवर तो यही तीनों करके दे देंगी। तो ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अपनी टीम में आप सीधा लेकर के जा सकते हैं। हालांकि आंकड़े जो है वो राधा यादव को उतना फेवर नहीं करते, लेकिन स्नेह राणा जैसे मैंने आपको बताया, जो कि बॉलिंग ज्यादा उनसे कराया नहीं जा रहा, इस वजह से उतना इंपॉर्टेंट बनती नहीं। इसके बाद वेन्यू पर आकर के देखेंगे तो उस मैदान पर कोई इंडियन प्लेयर कोई भी टी20 मैच नहीं खेली है। तो ओवरऑल जो पीछे चीजें आपको मैंने समझाई उसी पर आपको बेस करके चलना होगा। प्लेयर बैटल देखेंगे तो स्मृति मंधाना ये चार्ली डीन पर एक बार आउट हुई है, 23 गेंद पर 22 रन बना करके। रिसेंट टाइम में ऑफ स्पिन गेंदें इनको काफी परेशान करती रही हैं, और इसी वजह से आप देखेंगे ना एलिस कैप्सन के सामने बॉलिंग कराया जाता है, लेकिन एलिस कैप्सी उस क्वालिटी बॉलिंग ऑप्शन में आती नहीं। तो चार्ली डीन अगर खेलते हैं तो इनके ऊपर एक रिस्क है। हालांकि पिछले मैच एक मैच में, पिछले दोनों मैच में एक बार सोफे क्लेस्टन पर और एक बार एमिली अर्लॉट पर, एमिली अर्लॉट नहीं पिछले मैच में आउट किया था। बाकी नेटली सीवर पर दिक्कतें रही, लेकिन नेटली सीवर बॉलिंग कर नहीं रही फिलहाल। और उसके बाद बात करें शेफाली वर्मा, तो कोई भी बॉलर अगर आप उठा लीजिए इंग्लिश टीम का, सभी के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत ही ज्यादा पुअर हैं। और हरमनप्रीत कौर इनके भी नंबर्स, लॉरेन बेल पर 6 गेंद पर 3 रन बना करके पिछले वाले मैच में आउट हुई थी। बाकी 2-2 बार नेटली सीवर और क्लिस्टन पर आउट हो चुके हैं, लेकिन नेटली सीवर बॉलिंग कर नहीं रही। बाकी जेमाइमा ये भी चार्ली डीन पर फंसी, एक बार लिंडसे स्मिथ पर 2 बार, लॉरेन बेल पर 2 बार, और इस सीरीज में दोनों बार लॉरेन बेल ने इनको आउट कर रखा है। तो चार्ली डीन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाती है इस टीम के खिलाफ ऑफ स्पिन बॉलर ग्रुप में। बाकी ऋचा घोष, दीप्ति के और हरलीन के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और आज के इस मैच में स्मृति मंधाना और नेटली सीवर ये दो सबसे फेवरेट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप दीप्ति शर्मा को ट्राई कर सकते हैं, सोफिया क्लिस्टन को ट्राई कर सकते हो। अगर ग्रैंड लीग की
टीम बना रहे हैं तो किसी एक टीम में आप यहाँ पर सोफिया डंगली को भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग की क्या फाइनल टीम होगी उस पर अभी क्वेश्चन मार्क है, वो बाकी कौन से प्लेयर पिक करने हैं उसको पिक करके आपको मैंने पीछे बताया है, अपनी एक टीम बना लीजिए। लेकिन जो फाइनल टीम होगी वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, लिंक इन दोनों चैनलों का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, तो फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट वहां पर ले लीजिएगा। बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख करके अपनी टीम बना करके ग्रैंड लीग की खास करके तैयार रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं, कदम चलते हैं। नमस्कार।